चलो बेटा ध्यान से देखना। क्या? हाँ, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। चलो बेटा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो आपको पता है कि हमेशा अगर इसकी लेंथ दे रखी है तो इसका जो पूरा वेट होगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बिल्कुल सेंटर पे, बीचों बीच। मतलब यहां पर एक क्या लगेगा? एफ जी लगेगा। ये एफ जी लग गया। क्लियर है? ये लेंथ कितना रहेगा? एल। और ये लेंथ कितना रहेगा? एल। क्योंकि 12 के बिल्कुल सेंटर पे एफ जी लग गया। एक इधर लगेगा जिसे बोला जाएगा टी साइन थीटा। एक इधर लगेगा जिसे बोला जाएगा टी कॉस थीटा। क्लियर है? और इसके बाद क्या क्या लगेंगे इस पे? देखो, इधर लगेगा एक एफ वी और इधर लगेगा, मतलब एन वी बोल सकते हैं या एफ बोल सकते हैं। तो मैं एफ से डिनोट कर देता हूं। ये है बेटा एफ एच। ठीक है? हॉरिजॉन्टल यहां से ये हिंज था। एक सेकंड देखिए। चलो बेटा ध्यान से देखते जाना। अब देखो, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं नेट फोर्स को क्या कर देता हूं? जीरो कर देता हूं। क्या बोला जाएगा इसे? कौन सा इक्विलिब्रियम बोला जाएगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस के इक्वल हो जाते हैं। तो ऊपर वाले फोर्सेस क्या है भैया? एफ वी प्लस टी साइन थीटा। नीचे वाले फोर्सेस कौन से? एफ जी। तो इज इक्वल टू एफ जी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एक आएगा टी कोस थीटा, लेफ्ट साइड का राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। तो टी कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एफ हॉरिजॉन्टल के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बोलो किसी को परेशानी इसमें? बोलो भाई। चलो अब एक लिखेंगे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। एक ही आया, एक आया एफ एच इज इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से लिखेंगे हम नेट टॉर्क जीरो लिखेंगे। किसके अबाउट ले लूं मैं? हाँ, किसी के भी अबाउट ले लो बेटा। अबाउट पॉइंट ए ले लेता हूं। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले लेता हूं। देखना किस किस का टॉर्क जीरो आएगा। एक तो आएगा एफ वी का। एफ वी का क्यों आएगा? क्योंकि एफ वी ए पॉइंट से पास हो रहा है। एफ एच का टॉर्क जीरो आएगा क्योंकि ये ए पॉइंट से पास हो रहा है। और एक आएगा टी कोस थीटा का, क्योंकि टी कोस थीटा भी ए पॉइंट से पास हो रहा है। देख लो। ठीक है, तो इनका नेट टॉर्क जीरो आ जाएगा। सिर्फ किस किस की वजह से टॉर्क आएगा? एक तो आएगा आपके पास एफ जी की वजह से, एक आएगा टी साइन थीटा की वजह से। लिख लीजिए। देखो, टी साइन थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये भैया? ये है आपके पास डी, और ये पूरा 12। तो डी प्लस 12। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो भी चेक करेंगे। डी प्लस 12। इसके बाद एक है एफ जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ जी। एफ जी, ये डिस्टेंस कितना है? डी प्लस एल। तो डी प्लस एल यहां रख दिया। ये तो पता है एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, ऊपर वाले के लिए टी साइन थीटा ऊपर है, आर इधर है। ध्यान सुनना। देखो, आर, आर मतलब डी प्लस 12 रॉड के अलोंग आर, और टी साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर की तरफ हाथ घुमा दो। क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखते हैं अपन लोग? नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज आएगा, इसको लिख दिया पॉजिटिव। बस सीधा सीधा टी साइन थीटा डी प्लस 2l किसके इक्वल आ जाएगा? एफ जी डी प्लस एल के। अब देखो बेटा, हमें टी पता करना था। क्लियर है? तो टी कितना आ जाएगा यहां से? एफ जी
डी प्लस एल अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी प्लस 2l। बोलो किसी को परेशानी इसमें? देखो सारी चीजें नॉन है, एफ जी नॉन था, डी नॉन था, एल नॉन था, साइन थीटा थीटा नॉन था, तो आंसर आ गया। अब अगला निकालना था हमें एफ वी और एफ जी। भैया एफ एच निकाल लेता हूं पहले। एफ एच क्या है, टी कॉस थीटा, ठीक है, तो टी तो ये रहा, टी क्या है, एफ जी डी प्लस एल अपॉन साइन थीटा डी प्लस 2l इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ जी डी प्लस एल अपॉन डी प्लस 2l और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये आ गया एफ एच। अब जब मैंने एफ एच निकाल दिया, टी निकाल दिया, तो भाई एफ वी भी आप निकाल सकते हो। एफ वी क्या हो जाएगा, एफ जी माइनस टी साइन थीटा। एफ जी पता है, टी की वैल्यू रख दो, निकाल सकते हो। अरे बोलो भाई, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे बोल दिया करो भाई, हाँ ना बोल दिया करो, तभी समझ में आता है मुझे भाई तुम लोग चाहते क्या हो। अरे बेटा मैं कुछ बोल रहा हूं, कर लोगे अब एफ वी या करवाऊं वो भी? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब आपका अगला टॉपिक लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो एक सेकेंड, क्या अरे सर, चलो बेटा ध्यान से देखना, अगला टॉपिक लिखना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखो आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, इन ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? इसके बाद हम यूं बोल सकते हैं कि रोटेशन के अंदर, इन रोटेशन, रोटेशन चैप्टर में हम क्या बोल सकते हैं कि जो मास फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्ट लिंक होगा किससे, टॉर्क से। मतलब हम फोर्स को टॉर्क से रिलेट करेंगे या टॉर्क को फोर्स से रिलेट करेंगे। एक्सेलरेशन को हम किससे रिलेट करेंगे, फिर अल्फा से रिलेट करेंगे। क्लियर है? तो इसी तरह हम जो लीनियर के अंदर मास होगा तो रोटेशन के अंदर उसको किससे रिलेट करेंगे, आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, अभी इतना घबराना नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करेंगे। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं
कि भैया आपने F इज इक्वल टू एम ए लिखा है लीनियर मोशन के अंदर, तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर आप फोर्स को टॉर्क से लिख सकते हो, मतलब रिलेट कर सकते हो, मास को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन को आप अल्फा से रिलेट कर सकते हो। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिलेशन ये आया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो रिलेशन आया, रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। तो सर अब ये आई हम कैसे फाइंड करें, तो भाई आई फाइंड करने का तरीका है एक, फाइंड आई। कैसे फाइंड करेंगे आई, ध्यान से सुनना। सपोज मैं ऐसे कोई एक लेंथ ले लेता हूं, लेंथ मतलब ये कोई वो नहीं है बेटा, एक सेकंड देखो, ये मैंने कोई लेंथ ले लिया, यहां पे कोई मास रखा हुआ है हमारे पास m, क्लियर है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये क्या रहेगा बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर ये रेडियस r है तो, क्लियर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था, अल्फा इंटू आर। इसके बाद यहां पे एक फोर्स आएगा, अगर मैं उसकी बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स की या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, दोनों एक ही रहेगा, वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू, देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक बात ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स भी है, इसका मतलब अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी होगा। समझ आ रहा है, बोलो बेटा, बोलो भाई। यस सर। यस सर। नहीं नहीं कोई नहीं, तो ये एक्सेलरेशन है तो हम यूं बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर इसका मास m है तो एम ए, बोलो यहां तक किसी को परेशानी, तो F टेंजेंशियल इज इक्वल टू ए, टेंजेंशियल को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा आर, तो अल्फा आर एम, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया, एम आर अल्फा। कहने का मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स भी हो गया, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन में, एफ टी, ठीक है, फोर्स भी है। अब मैं लिखता हूं टॉर्क का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ओ, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूं बेटा। क्या होगा सर पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन, ध्यान से सुनना। एक इसमें सर इधर तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो आएगा अगर ये रोटेट हो रहा है तो, ये ऐसे 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 रोटेट हो रहा है तो भाई, ये ऐसे 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 करके रोटेट हो रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा। कोई बात नहीं भाई, आएगा तो आने दो। सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, क्यों टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी लाइन से पास हो रहा है जिसको आपने, जिसके अबाउट आप सेंटर ऑफ सॉरी जिसके अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो। चलो एफ टी क्या है, एफ टी का टॉर्क आएगा, तो टॉर्क क्या रहेगा एफ टी का, एफ टी इंटू लीवर आर्म। मैं इक्विलिब्रियम नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं टॉर्क लिख रहा हूं, किससे, जो आपका एफ टी फोर्स रहेगा उससे कितना टॉर्क आएगा। तो एफ टी आपका क्या है ऊपर, लीवर आर्म देखो आर, आर एफ टी, तो आर इंटू एफ टी। चलो भैया टॉर्क इज इक्वल टू एफ टी क्या है सर, एफ टी ये रहा इक्वेशन नंबर 1 से, क्या है एम आर अल्फा इंटू आर। चलो यहां से मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। और हमें एक और चीज पता है, भी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ी थी इक्वेशन नंबर, जो भी ये ए लिख दो बी लिख दो जो भी, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा,
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके इक्वल आ जाएगा, एम आर स्क्वायर के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है बेटा, किसी को परेशानी इसमें, बोलो भाई। अब इनर्शिया तो आपको पता है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो रजिस्ट करता है चेंज इन लीनियर स्टेट को। क्लियर, वो सब हमने पढ़ा हुआ है। मतलब मोशन में जो बॉडी में जो चेंज आता है उसको रजिस्ट करता है कौन, मोमेंट, इनर्शिया। क्लियर है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। मैं माइक लगा देता हूं, ध्यान से देखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, देखो m क्या है, केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। तो लिख लो, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आप निकाल सकते हो उसका। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, ये जो है ना बेटा, ये रजिस्ट करता है रोटेशन के अंदर, रोटेशन को रजिस्ट करता है। तो लिख लेना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यू क्या देता है बेटा, ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू रोटेशन। क्लियर है, रोटेशन के मतलब जो रोटेशन होता है ना उसके अगेंस्ट मतलब रेजिस्टेंस देता है। मतलब कहने का मतलब यूं है कि जो इनर्शिया था ना, लगभग लगभग वही है ये। इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया होता था कि जो भी चेंज होता था उसका अपोज करता था। कहने का मतलब है अगर आप किसी चीज को तेज कर रहे हो तो वो तेज होने का क्या करेगा, अपोज करता था। और अगर आप किसी चीज को बंद कर दो तो वो धीरे होगी। तो ऐसा नहीं कि बंद करते वो अपने आप धीरे हो जाए, वो उसका अपोज करती थी। तो इस वजह से ही क्या होता था, वो थोड़ी देर तक रोटेशन के अंदर रहती थी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। इसके बाद ध्यान से देखना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं होता है। किस पे डिपेंड करता है ये, डिपेंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, देखो कैसे भाई, यहां पे अगर r डिस्टेंस से ये रोटेट हो रहा है, r रेडियस लेके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, एम आर स्क्वायर। अगर मान लो r2 डिस्टेंस से अगर ये रोटेट हो रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता, एम आर टू स्क्वायर। अगर r3 से रोटेट हो रहा होता तो एम आर थ्री स्क्वायर। तो देखो एक ही बॉडी के लिए तीन तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगर अलग अलग डिस्टेंस है तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, फिक्स नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद आगे अगर मान लो मैं बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब है उस बॉडी को रोटेट करवाना उतना ही भारी होगा। कहने का मतलब हुआ कि एक बड़ी मशीन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है मान लो। क्लियर है, क्योंकि मास भी ज्यादा होगा उसका। क्लियर, तो अगर मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म हुआ। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है बेटा तो उसको रोटेट करवाना भी हार्ड पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक फैन ले लो। ठीक है, जैसे मान लो जो छत पे फैन लगे होंगे, अगर फैन की जो पंखुड़ियां होती है इनका मास कम होगा, क्लियर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा।
लेकिन अगर इस फैन की जगह जो ये फैन के जो पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है बेटा, अगर ये मान लो आप ज़्यादा वेट की ले लोगे, ज़्यादा वेट की ले लो, मतलब एक कम से कम मान लो अभी होती होगी मुश्किल से लगभग 200 300 400 ग्राम की, ठीक है। अब मान लीजिए आप ले लो 10 ग्राम की एक, सॉरी 10 किलो की एक, तो 10 किलो की एक, ये 10 किलो की एक, ये 10 किलो की एक, ये 10 किलो की एक। अब इसको हाथ से घुमाओ, क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। अगर ये 10 केजी का है, ये भी 10 केजी का, ये भी 10 केजी का, डिफिकल्टी आएगी। अगर मान लो यही 1 केजी का होता, ये 1 केजी का होता, ये 1 केजी का होता, थोड़ा आसानी से घूमता। तो वही बात है, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना टाइम लगेगा रोटेशन में। तो इफ ए बॉडी हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी more difficult to rotate the body। क्लियर है बेटा, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी आएगी बॉडी को रोटेट करवाने में, ठीक है। अब ध्यान से सुना, एक एग्जांपल देता हूं मैं। इसका लेंथ है 1 मीटर, यहां पे एक मास रख दिया 1 केजी, मास 1 केजी नहीं रखा है, इसका मास है रोड का 1 केजी। यहां पर आपने एक फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहाँ के अबाउट रोटेट करेगा। ये फिगर नंबर ए। एक और फिगर नंबर बी लेता हूँ बेटा, उसमें क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, लेंथ को मैं कम कर देता हूँ। L इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब यहाँ के अबाउट रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रहेगा। ये भी 1 केजी का है, यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, बोलो बेटा। बोलो भाई, क्या? नहीं वो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर जो ये दो दो चीजें, मतलब बस लेंथ को छोड़ के इस पूरे देखो ए और बी के अंदर क्या है, लेंथ को छोड़ दो। हाँ सुनो एक मिनट, लेंथ को छोड़ दो, बाकी क्या नाम है, हम ये बोल सकते हैं कि क्या नाम है, बाकी सारा सब कुछ सेम है। लेंथ को छोड़ दो, बाकी सब कुछ सेम है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन विच केस इज इट इजियर टू रोटेट, यहां पे एक मेरा क्वेश्चन है, इन विच केस इजियर टू रोटेट, मतलब कौन से केस के अंदर रोटेट करवाना इजी है। क्लियर है, ज्यादातर क्या बोलेंगे, ए, ठीक है, ज्यादातर क्या बोलेंगे, ए बोलते हैं, लेकिन ए नहीं होगा, बी होगा। क्लियर है बेटा। तो ध्यान से सुनना, जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, बोलो भाई आंसर क्या होगा, बी। भाई बी को घुमाना आसान होगा। अब बोथ से इस पे जाएंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, कि सर अगर टॉर्क ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बॉडी अच्छे से रोटेट होगी। यही सोचते बहुत से। देखो दिमाग वो वाला नहीं लगाना है, कॉमन सेंस वाला, दिमाग ये वाला लगाना है कि सर अभी आपने बोला कि एल्फा ज्यादा है, सॉरी देखो आपने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो उसको रोटेट करवाना मुश्किल होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा, टॉर्क ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा उसको रोटेट करवाना डिफिकल्ट होगा। बट याद रखना बेटा ऐसा नहीं है,
जो बॉडी का जो रोटेशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? भले ये यहां पे ऐसा आ रहा हो। एक नोट लगा लेना। रोटेशन ऑफ बॉडी नॉट ओनली डिपेंड किस पे बेटा? ऑन टॉर्क, इट डिपेंड्स ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये साथ में किस पे डिपेंड करती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ ए और बी के अंदर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? बोलो बेटा। ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? बोलो भाई, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? देखो क्यों ज्यादा है। ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए ज्यादा है कि आपके पास क्या होगा, देखो ध्यान सुनना, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अभी धीरे धीरे हम समझ में आएंगे, अभी हमें पता नहीं करना कि किसका ज्यादा है किसका नहीं है, बट ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा इसलिए होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पर जो मास है, यहां पर जो मास है, सेंटर से देखो, थोड़ा मास यहां पर है, थोड़ा मास यहां पर है, थोड़ा मास यहां पर, थोड़ा मास यहां पर, थोड़ा मास यहां पर, थोड़ा मास यहां पर, यहां पर। क्लियर है? तो यहां पर ज्यादा मास ज्यादा दूरी पर है। यहां पर 1 kg यहां पर कितने दूरी पर है? 0.5/2 पर। यहां पर मास जो है वो कहां तक फैला हुआ है? 0.5 डिस्टेंस दूरी पर फैला हुआ है। भाई यही 0.5 है, देख लो। अगर मैं इसके एक्सट्रीम इसकी बात करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि m/r², इस छोटे से हिस्से का और इस छोटे से हिस्से का मास तो सेम है लेकिन डिस्टेंस तो अलग है ना। चलो, इस छोटे से मास का मास और इसका मास, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इधर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर है? वो बात की बात है। चलो अब आगे थोड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। मान लो आपके पास कुछ इस तरह से कि ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? ये कोई रॉड वॉड नहीं है, एक मास जो है वो है m1, वो इससे r1 डिस्टेंस पे रोटेट हो रहा है इस तरह से। एक है m2, ये रोटेट हो रहा है इससे r2 डिस्टेंस पर। ऐसे ही मान लो ये है आपके पास nवा मास, ये rn डिस्टेंस पर रोटेट हो रहा है। ये rn डिस्टेंस पर रोटेट हो रहा है। एक केस ये था आपके पास कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक मास जो है वो m ये रहा, r ये रहा, ये ऐसे रोटेट हो रहा है या ऐसे रोटेट हो रहा है, एक ही बात है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m/r²। अकेला है मतलब एक पॉइंट मास की बात कर रहा हूं। ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट मास, ये क्या है? ये क्या है? ए पॉइंट मास। तो एक पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूरी पर है और उसके बाद ऐसे रोटेट हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m/r², क्योंकि सारा मास कहां पर है? एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है? इसके बाद अब मान लीजिए तो एक मास है लेकिन सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे काफी सारे मास बेटा रोटेट हो रहे हैं, एक m1 है, एक m2 है, एक mn है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका वो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना,
m1 जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, तो इसके लिए हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। इसी तरह m2 जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर, r2, तो उसके लिए हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर प्लस ऐसे जितने भी मास होंगे सारे जितने डिस्टेंस पर होंगे उतने, प्लस लास्ट में mn मास किस डिस्टेंस पर है, rn डिस्टेंस पर, तो mn rn स्क्वायर। क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आया सर क्या? हाँ, ये R2 स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा, टोटल जो मास है वो देखो m1 मास r1 डिस्टेंस पर है तो m1 r1 स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। m2 मास कितने डिस्टेंस पर है, r2 पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से n पॉइंट मास जो है वो उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, इस तरह से निकालोगे, एक के लिए ऐसे तो n के लिए ऐसे। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट डिपेंड ऑन सेंस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या करा, यहां पे एक मास रखा, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, ये मास m है। ये क्या करा, पहले इसने पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां तक आ गया। क्लियर आ गया? चलो कोई बात नहीं, आ गया, बढ़िया बात है। उसके बाद दोबारा क्या करा इसने, ध्यान से समझते रहना मैं जो समझा रहा हूं उसको। दूसरी बार वो रोटेट करा यहीं से वापस और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां पे आ गया। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ध्यान से सुनना, I इज इक्वल टू, पहली बार में तो एम आर स्क्वायर क्लॉकवाइज घुमा, दूसरी बार में एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो माइनस एम आर स्क्वायर। ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत है भैया। वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे चाहे क्लॉकवाइज घूमे, पहली बार वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। दूसरी बार कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन ऑफ सेंस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो कैसे भी घूमो, एम आर स्क्वायर, अगर एम आर स्क्वायर ऐसे है तो एम आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस टाइम पे, 2mr स्क्वायर। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? चलो बेटा एक बात ध्यान से देखना, इसके बाद सर ये तो आप पॉइंट मास ले रहे हो, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड मास है या कंटिन्यूअस मास है, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस मास, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस मास का मतलब हुआ कि मान लीजिए इस तरह कंटिन्यूअस मास है, ऐसे ऐसे एक बॉडी है और ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब यहां पे देखो क्या डिफिकल्टी आती है, हमें n का तो निकालना आता है, अगर n पॉइंट मास एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उसे हमें निकालना आता है, क्योंकि n के अंदर मान लीजिए 1 है 2 है तो हम सबका इंडिविजुअल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कंटिन्यूस मास आता है बेटा, तो ये छोटा सा मास dm है, ये अपने आप में dm है, ये dm है, ये dm है, ये dm 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 dm, सब अपने आप में अलग 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 डिस्टेंस पर है, और सबका मास dm, और कुछ कुछ कोई मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, दूसरे का मास dm, वो कुछ डिस्टेंस पर होगा, तो ऐसे तो dm dm पता नहीं कितने मास होंगे इसके पास। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे, तो इस टाइप की सिचुएशन में हमने एक तरीका बताया था कि इंटीग्रेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्या करना है, एक छोटा सा मास लेना है, ये ले लिया भैया हमने छोटा सा मास dm, मान लीजिए ये dm यहां से किस डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इस छोटे से
जल्दी ज्वाइन करो भैया।